नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो पर अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है वतन के फूल। पत्नी अनूपा के कहने पर मेजर विनय ने इस बार की अपनी छुट्टियों को समाप्त कर वापस जाने से पहले परिवार के रहने के लिए 4 कमरों वाला एक स्वतंत्र मकान किराए पर ले लिया था। कारण ये था कि उनकी बेटी निकिता अब 12 वर्ष की हो चुकी थी और बेटा आर्यन 10 वर्ष का। दोनों को अपने अपने रहने और पढ़ने के लिए स्वतंत्र कमरों की आवश्यकता थी। वे स्वयं भी यही चाहते थे, जिससे उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। मेजर विनय की पोस्टिंग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में थी। अनंतनाग श्रीनगर से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ राज्य में जम्मू और श्रीनगर के बाद तीसरा बड़ा नगर है। अनंतनाग वो जिला भी है जो पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित और पोषित आतंकवादी गतिविधियों से सर्वाधिक रूप से ग्रसित और प्रभावित रहा है। किराए पर लिए गए मकान में मेजर विनय अपने परिवार के साथ केवल 10 दिन रहने के बाद अपनी ड्यूटी पर अनंतनाग चले गए थे। अनंतनाग में अपनी पोस्टिंग से पहले मेजर विनय 3 साल तक अपने परिवार के साथ सेना के बेस कैंप ग्वालियर में रहे थे और यहीं से उनकी पोस्टिंग अनंतनाग में हो गई थी, जहां वे परिवार को अपने साथ नहीं रख सकते थे। अतः उन्होंने अपने परिवार की सहमति से, जिससे दोनों बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो, परिवार का ग्वालियर में ही रहना उचित समझा। मेजर विनय को अनंतनाग में 2 वर्ष हो चुके थे और अभी कम से कम 1 वर्ष तक और वहीं रहना था। नए मकान में शिफ्ट होने से पहले 2 वर्ष वे केवल 2 कमरे के मकान में रहे थे, जबकि इसके पहले उन्हें सेना के बेस कैंप में ही 4 कमरों का मकान मिला हुआ था। कश्मीरी भाषा में नाग शब्द का अर्थ होता है पानी का चश्मा। चश्मा अर्थात तालाब और अनंत संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अनगिनत। इस प्रकार अनंतनाग का अर्थ हुआ अनगिनत पानी के चश्मे। ये शहर अपने सुंदर झरनों के लिए भी जाना जाता है। अनंतनाग जिले में 6 तहसील हैं: अनंतनाग, डोडू शाहबाद, कोकरनाग, बिजबिहारा, पहलगाम और शांगस। इसे शांगुस भी कहते हैं। अनूपा को उगते हुए सूरज की आराधना करने में गहरी आस्था थी। इस कारण वो अपने परिवार को भारत के विविध भागों में स्थित सूर्य मंदिरों की यात्रा करवा चुकी थी। भारत में स्थित विविध सूर्य मंदिरों में 4 प्रमुख सूर्य मंदिर हैं। एक उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर, 2 गुजरात के मोहसाणा का मोढेरा सूर्य मंदिर, 3 राजस्थान का झालरापाटन सूर्य मंदिर और कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर। कश्मीर के हालात ठीक न होने के कारण वे मार्तंड सूर्य मंदिर की यात्रा नहीं कर सकते थे, किंतु 2 वर्ष पहले विनय की पोस्टिंग अनंतनाग में हुई तो सबसे पहले अपने को आध्यात्मिक रूप से शांत रखने के लिए वहीं जाना ठीक समझा था। मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग के पूर्व उत्तर में पहलगाम मार्ग में अनंतनाग से 9 किलोमीटर दूर रामबीरपोर के केहरीबल ग्राम में स्थित है। इस मंदिर को 726 ईसदी से 756 ईसदी के मध्य कारकोटक वंश के राजा ललितादित्य मुमतापीर ने बनवाया था। इसके निर्माण में ग्रीक निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिर के अवशेष स्वयं ही इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि एक समय ये मंदिर कितना भव्य, विशाल और खूबसूरत रहा होगा। मंदिर के चारों ओर 80 प्रकोष्ठ हैं। मुख्य मंदिर तो लगभग 60 फुट लंबा एवं 38 फुट चौड़ा ही रहा होगा, किंतु मंदिर का आंगन 220 फुट बाय 142 फुट के आसपास ही है। मुख्य प्रवेश द्वार प्रकोष्ठ पूर्व में है।
इस मंदिर के स्तंभों की शैली रोम की द्वोरिक शैली से कुछ अंशों में मिलती है। मंदिर के एक ओर रंग बिरंगी मछलियों से युक्त एक बड़ा सरोवर भी है। इस भव्य मंदिर को 15वीं सदी में सिकंदर बुतशिकन ने अपनी धार्मिक कुंठित भावनाओं के कारण तोड़ने का प्रयास किया था, परंतु जब सफल नहीं हो सका तो मंदिर के चारों ओर खाई खुदवाकर उसमें लकड़ियां जलवा दी, जिससे मंदिर में प्रयोग किए गए पत्थर गर्म होकर चटक जाएं और वो उन पत्थरों को तोड़ने में सफल हो जाए। मंदिर के चारों ओर 1 माह से भी अधिक समय तक लकड़ियां जलती रही थीं लगातार। उसके इस घृणित प्रयास से मंदिर के पत्थर चटक तो गए, फिर भी वो पूरी तरह उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका और मंदिर के समृद्ध अवशेष उसकी विशालता को समेटे अब भी शेष हैं। उन्हें आज भी देखा जा सकता है। ये सब जान लेने के बाद मंदिर के निर्माण में लगे श्रम की कुशलता, तकनीकी और उपयोग में लाई सामग्री की गुणवत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। किंतु मान्यता के अनुसार टूटी हुई प्रतिमा की उपासना नहीं की जाती। इस कारण मंदिर की प्रतिमा के विखंडन के बाद मुख्य गर्भगृह में पूजा उपासना नहीं हुई, किंतु यहाँ बाद के वर्षों में कुछ निर्माण का कार्य भी हुआ और आज यहाँ विधिवत पूजा की जा रही है। मंदिर में दर्शन करने के बाद विनय ने मंदिर के बारे में ये सारा वृत्तांत अनूपा को मेल पर बताया था। विनय वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन भी अपनी ईमेल के माध्यम से पत्नी और बच्चों को बताता रहता था, जिससे अनूपा और उसके दोनों बच्चों को बिना वहाँ गए ही बहुत कुछ जानकारी हो गई थी। ऐसे ही विनय ने अपनी एक ईमेल में अनूपा को लगभग 20 महीने पहले लिखा था। डियर अनूपा, आज अनंतनाग की एक तहसील कोकरनाग की सुंदरता को देखने का अवसर मिला। दरअसल अभी अभी कोकरनाग के बाहरी इलाके की 1-2 मंजिली इमारत में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। हम सब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते इसके पहले ही लोकल पुलिस की एक टीम, जिसका नेतृत्व डीएसपी मिस्टर मोबिन बख्श कर रहे थे, ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया और 2 को जिंदा पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तब हमारे पास काफ़ी समय था तो हमने डीएसपी मिस्टर मोबिन बख्श के साथ कोकरनाग घूमने और देखने का मन बना लिया। कोकरनाग एक अत्यंत रमणीक पहाड़ी स्थल है, जहां ताज़े पानी के कुंड, झरने और चारों ओर फैली हरियाली हृदय में सहज ही रोमांच उत्पन्न करती है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोकरनाग में कोकर संभवतः संस्कृत भाषा के शब्द कुक्कुड़ का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है मुर्गे मुर्गियां, और नाग का अर्थ तो है ही पानी का कुंड। इस प्रकार देखा जाए तो कोकरनाग का अर्थ हुआ मुर्गियों का कुंड, किंतु एक जन मान्यता के अनुसार कोकरनाग मूल रूप से कोहकर्णनाग शब्द का कुछ बना या बिगड़ा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ के नीचे का चश्मा। ये अर्थ कुछ अधिक ठीक सा लगता है। खैर, जो भी हो, ये स्थान है बहुत मनोरम। पग पग पर सुंदरता बिखरी हुई है, जिसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। कश्मीर को स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। प्रकृति अपनी पूर्णता के साथ यहाँ कदम कदम पर अपना सौंदर्य बिखेरती हुई दिखती है। शेष कुशल है। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। सदा तुम्हारा ही विनय। विनय की इस ईमेल का जवाब भी शीघ्र आ गया। प्रिय विनय, तुम्हारी मेल से कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बारे में जानकर मेरा भी मन वहां घूमने को होने लगा है। मैं समझती हूँ कश्मीर इस समय आतंकवाद के साए में जी रहा है। वहाँ का मुख्य व्यवसाय टूरिस्ट ही था, जो कि आतंकवाद के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ होगा। रोजगार के अवसर भी काफ़ी कम हुए होंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ, कश्मीर के लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, इस विषय में फिर से विचार करना होगा कि किस प्रकार वे भारतीय सेना की मदद से वहाँ पर फैल चुके आतंकवाद से लड़कर इससे मुक्त हो सकते हैं। खैर, मेरी जानकारी के अनुसार अनंतनाग जनपद में ही पहलगाम है।
जो कि अमरनाथ की यात्रा करने वाले शिव भक्तों का बेस कैंप है। कभी अवसर मिले तो पहलगाम के विषय में भी जानकारी देना। शेष कुशल है, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है, सब कुछ शानदार है। तुम्हारी अनूपा। पहलगाम के बारे में जानने की इच्छा रखने वाली अनूपा के ईमेल के कुछ दिन बाद ही पहलगाम में सेना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बर्फ उत्सव में भाग लेने का उसे अवसर मिल गया था। बर्फ उत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उसे 4 दिन पहलगाम में रुकना पड़ा। वापस आकर विनय ने अनूपा को फिर से ईमेल लिखा। प्रिय अनूपा, तुम्हारे स्नेह ने मुझे पहलगाम में सेना द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2 दिवसीय वार्षिक बर्फ उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान कर दिया। इसे पहलगा महोत्सव भी कहा जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष नववर्ष के प्रारंभ पर जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। पहलगाम अनंतनाग से 41 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 7200 फुट की ऊंचाई पर लिद्दर नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, जो अपने अछूते और भव्य प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सभी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के कुछ विशेष पर्यटक स्थल जैसे बैसाटन हिल्स, ममलेश्वर मंदिर, अवंतीपुर मंदिर, पहलगाम गोल्फ कोर्स, कोल्होई ग्लेशियर, अरु विलेज एंड वैली, चंदनवादी, तुलियान झील, शेषनाग झील, बीटा घाटी, मारसर झील आदि खूबसूरत और दर्शनीय स्थान हैं, जो सहज ही किसी को अपनी दिव्य छटा की ओर आकर्षित करते हैं। पहलगाम का बर्फ उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस दौरान आगंतुकों को बर्फ पर साइकिलिंग और स्कीइंग करने का अवसर मिलता है। हिमालय पर्वतमाला के भव्य बर्फ से ढके शिखर हृदय में रोमांच उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त माह से जब अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के पंखिल प्रतीक का 1 वर्ष गठन पूर्ण चंद्र के दिन में अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है, हिंदू मान्यता के अनुसार ये वो दिन है जब भगवान शिव साक्षात रूप से दिखाई देते हैं। भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा पहलगाम से मात्र 28 किलोमीटर है और यहीं से वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम की झीलों, झरनों और लेखों के बारे में लिखने और बताने के लिए बहुत कुछ अभी शेष है, किंतु बाकी फिर मैं ठीक हूँ। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। तुम्हारा विनय। विनय के 18 माह बहुत तेजी से गुजरे। इस बीच वो एक बार और ग्वालियर जाकर वापस हो आया था। अनंतनाग में पोस्टिंग के बाद उसकी आतंकवादियों से कितनी मुठभेड़ हो चुकी थी, उनका व्यक्तिगत हिसाब रखना उसने बंद कर दिया था। आए दिन कहीं ना कहीं मुठभेड़ होती ही रहती थी। धीरे धीरे विनय ने अनंतनाग, उसकी तहसीलों और दूर दराज के गांवों में भी अपने विश्वास के मुखबिर बना लिए थे, जिससे आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना उसे समय रहते मिल जाती थी। आतंकवादी कोई छोटी या बड़ी वारदात करके भागते, इसके पहले ही सेना उनका शिकार कर लेती थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता था पूरे अनंतनाग में उसके द्वारा फैलाए गए विश्वास पात्र और सहयोगी मुखबिरों के जाल का। स्थानीय नागरिकों का विश्वास प्राप्त करना सेना के लिए कोई सरल कार्य नहीं था, किंतु विनय ने इस काम को बहुत आसानी और चतुराई से अंजाम दिया था, जिससे सेना को स्थानीय नागरिकों का और नागरिकों को सेना का भरपूर सहयोग मिलने लगा। सेना और नागरिकों का आपस में जैसे जैसे विश्वास और सहयोग बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेजर विनय आतंकवादियों की आंखों में खटकता जा रहा था। आतंकवादियों का विनाश करने में सेना को इसके पहले इतनी सफलता पहले कभी नहीं मिली थी, जितनी पिछले 1 वर्ष में मिल चुकी थी। विनय अनूपा के जन्मदिन 10 नवंबर को उसके लिए कुछ विशेष करना चाहता था। इस कारण उसने 6 नवंबर को ही उपहार डिलीवर करने वाले एक ऑनलाइन पोर्टल से फूलों का एक गुलदस्ता, जन्मदिन कार्ड, रूमाल का एक सेट, हैंड पर्स, कुछ चॉकलेट और बच्चों के लिए केक 10 नवंबर को ही डिलीवर करने का ऑर्डर कर दिया था। बीतता हुआ समय एहसास नहीं होने देता कि इतनी जल्दी इतना समय कैसे बीत गया।
सुबह विनय की आंख खुली तो 6 बज रहे थे। उसने अपना मोबाइल देखा तो उस दिन 10 नवंबर था। अनूपा को उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसने फ़ोन लगाया। उधर से कोई आवाज़ आती इसके पहले ही विनय ने जन्मदिन मुबारक हो कह दिया। फ़ोन अनूपा ने ही उठाया था। उसने भी आनंद और उत्साह से भरकर कहा, धन्यवाद। पति पत्नी के बीच का ये वार्तालाप बहुत औपचारिक था, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई संबोधन वे ढूंढ नहीं पाए थे। अनूपा, विनय ने फिर कहा, आज एक पार्सल आने वाला है, अतः कहीं जाने का कोई प्रोग्राम न बनाना। ठीक है बाबा, कहीं नहीं जाऊंगी, परंतु पार्सल में है क्या? जब मिलेगा तब स्वयं ही देख लेना। फिर भी कोई तो हिंट दे सकते हो। नहीं, यही तो सरप्राइज है। अच्छा चलो, नहीं पूछती हूँ, परंतु आज तुमको मेरा जन्मदिन याद रहा, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हारा क्या, किसी का भी जन्मदिन नहीं भूलता, परंतु कभी कभी व्यस्तता के कारण फ़ोन न कर पाता हूँ, ये अलग बात है। सो तो है। आज क्या प्रोग्राम है? अभी तक तो कुछ भी नहीं, परंतु क्या पता कहीं कुछ हो ही जाए। हम सेना के लोग अघोषित युद्ध के सामने बैठे ही रहते हैं। यही तो भारत की ताकत और शान है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ओके डियर, पर ध्यान रखना, जैसे ही पार्सल मिले मुझे फ़ोन करना। वो तो मैं करूँगी ही, तुम ना कहते तब भी। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ। जन्मदिन की पुनः मुबारकबाद। खुशियों से भरी हुई अनूपा की आवाज़ सुनाई दी। धन्यवाद। और फ़ोन कट गया। विनय बस अभी सेना की वर्दी पहनकर तैयार ही हुआ था कि उसके मोबाइल से टन की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन उठाकर देखा तो मैसेज कोकरनाग से उसके एक विश्वास पात्र मुखबिर मोहम्मद उस्मान का था। उस्मान ने केवल कॉल करने को संकेत दिया था। विनय को उस्मान के जिस फ़ोन नंबर पर कॉल करना था वो फ़ोन नंबर दूसरा था। विनय जानता था कि उस्मान अपने फ़ोन से मैसेज करने के बाद अपना सिम बदलेगा, अतः कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने उस्मान के उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया जिसे उसके सिवाय और कोई नहीं जानता था। उस्मान और विनय के बीच कुछ कोड शब्दों में बात हुई, जिसका अर्थ था कोकरनाग के बाहरी इलाके में जिस ओर घना जंगल है, एक 3 मंजिला मकान के ऊपर तीसरे तल पर लगभग 6 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना थी। वे कोकर बाग के बस स्टैंड, सिनेमा हॉल और लड़कियों के एक स्कूल को अपना निशाना बनाकर बम से उड़ाना चाहते थे। विनय अच्छी तरह जानता था कि वे आतंकवादी जब तक इस 3 तल वाले मकान में हैं, तभी तक उन्हें मारा या पकड़ा जा सकता है, किंतु एक बार यदि वे यहाँ से निकलकर कोकरनाग के भीतरी भाग में किसी भी मकान के रहने वाले लोगों को बंधक बनाकर छिप गए तो उनकी पहचान कर पाना आसान नहीं रहेगा और फिर उनके लिए अपने काम को अंजाम देकर जंगल के रास्ते भाग जाना आसान होगा। मेजर विनय ने सबसे पहले कोकरनाग के डीएसपी मोबिन बख्श को इसकी सूचना दी और जंगल की ओर से उस मकान को घेरने का आग्रह किया, क्योंकि स्थानीय पुलिस जंगल के रास्तों के संबंध में उससे अधिक जानकारी रखती थी। अनंतनाग में उसके कैंप से कोकरनाग लगभग 45 किलोमीटर पर था। उसे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगने वाला है। ये जानकर उसने इस अभियान में स्थानीय पुलिस को शामिल करना ठीक समझा था। उसे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगने वाला है। ये जानकर उसने इस अभियान में स्थानीय पुलिस को शामिल करना ठीक समझा था। इसके पहले भी उसने कई बार मोबिन बख्श के साथ मिलकर कई अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। अनुमान के अनुसार मेजर विनय को वहां पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगा था। उसके साथ सेना के 4 अन्य अधिकारी और 30 से अधिक सिपाही थे। मोबिन बख्श ने बहुत तेजी से अपना काम किया था। उसका काम था जंगल के रास्तों को बंद करना, जिससे वे आतंकवादी जंगल में भागकर छुप न सकें। एक बार यदि वे भागने में सफल हुए तो फिर जंगल में उन्हें ढूंढना केवल कठिन ही नहीं, असंभव सा हो जाएगा। जिस मकान में आतंकवादी छिपे हुए थे वो मकान जम्बू के एक बड़े व्यापारी का था। उसके परिवार में से कोई न कोई अक्सर वहां रहता था और कभी कभी वहां कोई भी नहीं रहता था।
इस समय मकान मालिक के परिवार से कोई वहां है या नहीं, ये उस्मान को जानकारी नहीं थी। मेजर विनय ने देखा कि मकान के सामने बड़ा समतल मैदान है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके पीछे छिपकर उन पर हमला किया जा सके, किंतु मकान के दोनों ओर छोटी छोटी चोटियां हैं और बड़े बड़े पत्थर भी कहीं कहीं पड़े हैं जिनके पीछे आसानी से छुपा जा सकता है। और पीछे तो जंगल है ही। मेजर विनय ने अपनी आधी टीम को थोड़ी दूर पर रहकर दूर से सहायता करने और सामने की ओर नजर रखने को कहा और आधी टीम को 2 भागों में बांटकर दोनों ओर से मकान को घेरने का आदेश किया। विनय ने सबसे पहले सुनिश्चित किया कि मोबीन बख्श की टीम को छुपने का पर्याप्त स्थान मिला है कि नहीं। मोबीन ने बताया कि मकान को पीछे से अच्छी तरह घेरा जा चुका है और उसके सभी सिपाही और इंस्पेक्टर उसके नेतृत्व में अपनी अपनी जगह पर पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं। मकान को 3 ओर से अच्छी तरह घेरा जा चुका था, किंतु अभी तक मकान में छिपे हुए आतंकवादियों को इसकी जरा भी भनक नहीं लग पाई थी कि वे घेरे जा चुके हैं। अभी दिन के 12 बज रहे थे। विनय कोई कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले उन पर चुपचाप नजर रखकर उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाना चाहता था, जिससे कार्यवाही के दौरान कम से कम मुश्किलें आएं। विनय के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस मकान में केवल सामने की ओर और पीछे ही खिड़कियां थीं, बाकी दोनों ही ओर दीवारें थीं। विनय ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से मकान के तीसरे तल का जायजा लेने के विषय में सोचा और शीघ्रता से ऐसा करने का उसने अपनी तकनीकी टीम को आदेशित किया। ड्रोन कैमरे ने पहली तस्वीर भेजी। उस समय 2 बज रहे थे, किंतु ये स्पष्ट हो गया कि वे आतंकवादी मकान के तीसरे तल पर ही हैं और उनकी संख्या 6 ही है, जैसी कि सूचना भी थी। रात होने से पहले ऑपरेशन को समाप्त करना आवश्यक था, क्योंकि रात के अंधकार में वे छिपते छिपाते इधर उधर भाग सकते थे। कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले विनय ने आतंकवादियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। जैसे ही माइक पर उसकी आवाज गूंजी, आतंकवादियों ने सामने और पीछे की ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी। विनय ने मोबीन को जवाबी कार्रवाई करने से रोक दिया था। विनय ने जितना संभव हो सका था मकान के दोनों ओर और सामने से जवाबी कार्यवाही की। 2 घंटे दोनों ओर से रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं, किंतु कोई लाभ नहीं था। इस बीच विनय 4-5 बार उनसे हथियार डालने का आग्रह कर चुका था। मकान के पीछे से कोई जवाबी कार्यवाही नहीं हो रही थी, अतः एक आतंकवादी ने उधर से भागने की कोशिश की। उस समय ऊपर से उसे एक दूसरा आतंकवादी संरक्षण देते हुए लगातार गोलियां चला रहा था, जिससे एक को भागने में सफलता मिल जाए। एक को भागता देखकर मोबीन ने जवाबी कार्यवाही की, जिसमें वो दोनों, एक जो भाग रहा था और दूसरा जो उसे संरक्षण दे रहा था, मारे गए। जब मकान पर 3 ओर से गोलियां चल रही थीं, 1 घंटे का समय और बीत गया। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था। विनय अब अधिक इंतजार नहीं कर सकता था। उसके पास ड्रोन कैमरे से मिली तस्वीरों से मकान का पूरा नक्शा था। उसने अनुमान लगा लिया था कि मकान की दूसरी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है और इस काम को उसने अकेले करने का फैसला किया। शाम के 5 बज गए थे। अभी तक ग्वालियर में प्रतीक्षा में बैठी अनूपा को कोई पैकेट नहीं मिला था। उसने विनय को फोन करके कुरियर वाले का डिटेल लेने का फैसला किया। वो कुरियर वाले से संपर्क कर पैकेट का पता करना चाहती थी। अनूपा ने फोन लगाया, परंतु ये क्या, 1, 2, 10, 12, 20 बार फोन, उधर से कोई उत्तर नहीं। अनूपा की चिंता बढ़ने लगी थी। एक बार फिर दोनों ओर से गोलियों का चलना रुक गया था। आधा घंटा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई 5 गोलियों की आवाजें सुनाई दी और फिर घोर सन्नाटा। ऑपरेशन पर जाने से पहले विनय ने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया था। सेना के साथ मोबीन मकान के तीसरे तल तक पहुंचा तो विनय की सांसें चल रही थीं और चारों आतंकवादी मारे जा चुके थे। घटना के संबंध में सेना के मुख्यालय को सूचना दी गई। एक विशेष एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से विनय को जम्मू में सेना के चिकित्सालय में ले जाने का प्रयास किया गया। रात के 8 बज गए थे। अनूपा और उसके दोनों बच्चों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
आखिर पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, लड़की ने कहा। अनूपा की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। बाहर से घंटी बजी। आंसू पोंछते अनूपा और दोनों बच्चे बाहर की ओर भागे। बाहर कोरियर वाला था। फूलों का गुलदस्ता, उपहार का पैकेट, केक और जन्मदिन मुबारक का एक कार्ड उसने अनूपा को दिया। कोरियर वाला लड़का बस वापस मुड़ा ही था कि सामने सेना की एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से 2 अधिकारी उतरे जिन्हें अनूपा पहचानती थी। दोनों के सर झुके थे। क्या हुआ? अनूपा ने पूछा। मैडम, सेना का एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर अपने अधिकतम प्रयासों के बाद भी जम्मू के हमारे चिकित्सालय तक समय रहते नहीं पहुंचा। अनूपा के हाथ से फूलों का गुलदस्ता छूटकर दूर तक बिखर गया। वो बदहवास सी जमीन पर बैठ गई थी। तिरंगे में लिपटे उस वतन के फूल मेजर विनय के शव को टेलीविजन पर देखकर पूरा देश एक ओर जहां अपनी नम आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा था, वहीं उसके घर के सामने ग्वालियर का जनसमूह श्रद्धा से नतमस्तक होकर खड़ा था। सामने खड़े जन समुदाय ने उसके घर के सामने की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाकर चूमा तो अपनी सिसकियों पर काबू पाते हुए अनूपा भी खड़ी हो गई। सामने खड़े अपार जन समूह की ओर कृतज्ञता से अपनी आंखें उठाईं और दाहिने हाथ से आकाश की ओर देखते हुए सैल्यूट किया। उसके बच्चों ने भी नम आंखों से अपने शहीद पिता को सैल्यूट किया।